जयप्रकाश नारायण ने भी संपूर्ण क्रांति का एक नारा दिया था, वो भी क्रांतिकारी हैं लोगों की नज़र में। फिर उसके बाद अभी अन्ना हजारे, वो भी एक क्रांति की बात कहते हैं। अरविंद केजरीवाल भी क्रांति की बात कहते हैं। जितना भी शासक वर्ग है वो सब तरह तरह से क्रांति की बात करते हैं। तो ये बुनियादी रूप से ये क्रांति है क्या, जो क्रांति की कार्ल मार्क्स जिसकी बात करते थे, जिसकी मौत से तुंग ने बात की, या जो लेनिन ने बात की, जो चे गुवेरा ने बात की, तो ये क्रांति और इन सब क्रांतियों में अंतर क्या है? ऐसा है कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति, आजकल फैशन हो गया है हर बात में क्रांति कहने का। फैशन में क्रांति, खेती में क्रांति, कृषि क्रांति, लेकिन क्रांति इन सब चीज़ों को नहीं कहते हैं। क्रांति कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में जो क्रांति होती है, जो विप्लव होता है, और वह क्रांति इस तरह से होती है। क्रांति शब्द आया है रिवोल्यूशन से, अंग्रेजी का शब्द है रिवोल्यूशन, उसी का हिंदी अनुवाद है क्रांति। तो रिवॉल्व के माने होता है कि सीधे गोले घूम जाना, रिवॉल्व, अपसाइड डाउन, जो ऊपर है वो नीचे आ जाए और जो नीचे है सो ऊपर चला जाए। जब तक बुनियादी परिवर्तन न हो जाए, किसी पुरानी चीज के शकल सूरत में आमूल चूल बदलाव न आ जाए, एकदम नए सिरे से वो न बन जाए, तब तक उसको क्रांति नहीं कहा जाता है। पुरानी चीज को बिना आमूल चूल बदले जो चीज होता है वो सुधारवाद, लेकिन बिल्कुल नए सिरे से, नए ढंग से बिल्कुल वो बनता है, तब उसको क्रांति कहते हैं। तो रिवॉल्व मतलब जो ऊपर है सो नीचे आ जाए और जो नीचे है सो ऊपर आ जाए, अर्थात जो शोषित और पीड़ित हैं उनके हाथ में सत्ता आ जाए, ऊपर आ जाए, और जो आज सताने वाले हैं वो नीचे आ जाए, वो परिश्रम करने पर विवश हो जाए, जो परिश्रम से कटे हुए हैं। तो इसको और ठीक से हम लोग समझना चाहें, जो आपने कहा लोहिया जी की सप्त क्रांति और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, या अन्ना हजारे वाली जो आज बात है, तो इस पर स्वामी सहजानंद जी बड़ा अच्छा बयान किए कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होली में बिना समझे बूझे, 4 साल का बच्चा गाली देते रहता है, सियानान लोग से सुन लिया और उसी को दोहराता है होली के गाली, लेकिन उसको समझता नहीं है। उसी ढंग से आजकल राजनीतिज्ञ लोग, चतुर लोग हर बात में क्रांति जोड़ देते हैं, मगर इसे क्रांति नहीं कहते। तो क्रांति फिर है क्या? तो क्रांति पर एक लेख बड़ा सुंदर सुभाष चंद्र बोस का है, व्हाट इज रिवॉल्यूशन, और इसी पर स्वामी सहजानंद का भी बड़ा सुंदर लेख है, क्रांति क्या है। दोनों ने लगभग एक तरह के विचार व्यक्त किए हैं, शब्दों का हेरफेर, लेकिन मूल बात में कोई अंतर नहीं। उसमें वो लोग प्रतिपादित किए हैं कि जब तक फंडामेंटल चेंज न हो जाए, बुनियादी परिवर्तन न हो जाए, बुनियादी तब्दीली न हो जाए, सडन चेंज न हो जाए, अचानक परिवर्तन न हो जाए, ग्रेजुअल परिवर्तन हो, धीरे धीरे परिवर्तन हो, तो सुधारवाद। क्रांति तभी होगा जब अचानक बदल जाए, धीरे धीरे को सुधारवाद कहते हैं। और अब्रप्ट चेंज हो, स्मूथ तरीके से नहीं, सीधे तरीके से नहीं, अब्रप्ट चेंज हो, पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करके, नेस्तनाबूद करके और नई व्यवस्था खड़ी करनी, तो उसे क्रांति कहते हैं। क्रांति में एक और बात ध्यान में रखना होगा कि क्रांति का मतलब केवल यही नहीं है कि मजदूरी या किसान सत्ता पकड़ ले, इसी को क्रांति नहीं कहते। अमेरिकन क्रांति को देखिए, अमेरिकन क्रांति विदेशी पूंजी और देसी पूंजी के बीच लड़ाई। अमेरिका में जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे वे भी पूंजीपतीय के आदमी थे, और स्वाधीनता आंदोलन को अमेरिका के कुचल रहे थे वो भी पूंजीपतीय थे। अंतर इतने था कि विदेशी पूंजीपति था इंग्लैंड का, और ये वहाँ का देसी पूंजीपति था। तो देसी पूंजीपति वर्ग और विदेशी पूंजीपति वर्ग दोनों टकराए, उसमें विदेशी पूंजीपति वर्ग को खदेड़ दिया गया और देसी पूंजीपति वर्ग उसके जगह सत्ता पर बैठ गया। तो क्लास चेंज हो गया, वर्ग बदल गया,
तो जब तक रूलिंग क्लास न बदले, शासक के वर्ग न बदले, तब तक क्रांति नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अमेरिका में रूलिंग क्लास चेंज हो गया, विदेशी पूंजी और देसी पूंजी आज़ाद हो गई, जिसके वजह से अमेरिका महाशक्ति बन गया, तो उसको अमेरिकन क्रांति कहते हैं। महात्मा गांधी भी कई बार अपने आप को कहते हैं मैं तो समाजवादी हूँ, तो और बहुत सारे लोग उनको भी कहते हैं कि भाई वो भी तो कहते थे कि गरीबों का भला होना चाहिए, सारी बातें। तो वो कैसे अंतर है? और जो फिर उनके साथ सारे कम्युनिस्ट लोग भी कई बार उनके साथ हुए हैं और समाजवादी भी उनके साथ जुड़े हैं, तो ये भ्रम भी लोगों के मन में है कि गांधी जी गरीबों के हित में बहुत बात करते थे। तो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ी है क्या? अब ये देखें, अभी हम लोग ने एक पैमाना तय कर दिया कि जब तक शासक वर्ग न बदल जाता है तब तक उसे क्रांति नहीं कहा जाता है। और समाजवाद लाना तो सामंती मुल्क में क्रांति है। तो सामंती मुल्क जो है, उस समय का भारत निश्चय सामंती था, आज नहीं है उस तरह से, लेकिन उस समय तो निश्चित तौर पर सामंती था। सामंती अर्थव्यवस्था थी, सामंती उत्पादन प्रणाली थी। तो सामंती व्यवस्था के रहते हुए समाजवाद के बात अगर कोई करता है, कोई भी आदमी, तो अब तो एक विरोधाभास है, विडंबना है, त्रासदी है, वितंडावाद है। वह सामंतवाद व्यवस्था ध्वस्त किए बिना, और ध्वस्त होगा कि कैसे, इसे बिना बतलाए कोई जनवाद या समाजवाद के बात कर रहा है, तो दिल बहलाव की चीज़ हो गई। जैसे होली के बच्चे जो गाली देने वाली बात है, कुछ जी में आए तो बोल रहे हैं। अब फ्रांस के राजक्रांति को देखें, फ्रांस के राजक्रांति में भी वहाँ का पूंजीवादी वर्ग सामंती वर्ग को परास्त कर दिया और सामंतवाद हमेशा के लिए यूरोप से विदा हो गया। तो एक क्लास बदला, तब उसे क्रांति कहा गया। केवल मारकाट से क्रांति नहीं हुआ, एक क्लास को सत्ता से विस्थापित कर दिया गया, एक वर्ग को, सामंत वर्ग को सत्ता से खदेड़ दिया गया और उसके जगह वहाँ का पूंजीपति वर्ग शासन में आ गया। इसी ढंग से रूस में जो फरवरी क्रांति है, तो जार जो सामंत का प्रतिनिधि था उसे केरेंस्की ने विस्थापित कर दिया लेनिन के सहयोग से। तो सामंतवाद को विस्थापित करके पूंजीवाद जो केरेंस्की लाया, तो क्लास बदल गया। तो रूस के फरवरी क्रांति कहते हैं। ऐसा नहीं कि फरवरी क्रांति में मजदूर सत्ता में आ गए, लेकिन तब भी वो क्रांति है। पूंजीपति वर्ग अगर सामंतवाद को बदल दे, हटा दे, तो वर्ग बदल गया, फंडामेंटल चेंज हो गया। अब सारे रीति रिवाज, कानून, संविधान पूंजीवाद के अनुसार होंगे, सामंतवाद के अनुसार नहीं होंगे। तो उसके अनुसार पूरी शासन प्रणाली बदलेगी। और फिर जब केरेंस्की पूंजीपति को हटा के लेनिन आ गए, तो उसको सर्वहारा क्रांति कहा गया, समाजवाद कहा गया। तो जब तक वर्ग बदलने के बात हम न करते हैं, तो जनवाद या समाजवाद की बातें न हो सकती। तो गांधी जी या कोई इस तरह के नेता जार के भाषा में कहते हैं कि गरीब हैं तो उनको पाँव रोटी खिला दो, जाके बांट दो, रोटी न मिल रहा है तो पाँव रोटी दे दो। तो बिरला से एक टोकरी पूड़ी लेके और गरीबों में बांट देना, जो हैदराबाद के मंदिर में बिरला नित्य प्रतिदिन बांटता है सुबह, तो उस तरह से तो गरीबी नहीं दूर हो सकती। जब तक उत्पादन में भागीदार नहीं बनता है, उत्पादन के साधन के स्वामी नहीं होता है, अपने पैर पर नहीं खड़ा होता है, तो एक गुड़िया पूड़ी खिला देने से तो नहीं होगा। तो गांधी जी के पास वर्ग अवधारणा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, और न इसको जेहन में लाना चाहते थे। उनके जेहन में इतनी ही बात थी कि दक्षिण अफ्रीका में जब थे तो अंग्रेजों ने उनका झोला फेंक दिया। इन्होंने ऑब्जेक्ट किया, मैं वकील हूँ, इंग्लैंड में पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास लीगल फर्स्ट क्लास के टिकट हैं। तो कहा कि इसे क्या होता है, तुम काले हो, काला मेरे बराबर कैसे बैठेगा। तो गांधी जी की कुल लड़ाई इतनी ही थी कि विदेशी पूंजी के साथ देसी पूंजी बैठे। विदेशी पूंजी के प्रतिनिधि माउंटबेटन और देसी पूंजी का प्रतिनिधि नेहरू दोनों साथ साथ बैठे। माउंटबेटन को कुर्सी से हटा के नेहरू बैठे या उनके दिमाग में नहीं था। तो विदेशी पूंजी का प्रभु तो आज भी बना हुआ है। हम जो गाड़ियाँ देखेंगे, टाटा मर्सिडीज, हीरो होंडा, स्वराज मजदा, जनरल मोटर कंटेंसा, वेस्पा पियाजियो, विदेश छाती पर सवार है देसी पूंजी के।
तो विदेशी पूंजी को हटाया नहीं, वाशिंगटन विदेशी पूंजी को हटा दिया अमेरिका में, विदेशी पूंजी का प्रभुत्व अमेरिका से हट गया। लेकिन गांधी जी के आंदोलन में विदेशी पूंजी या विदेशी प्रतिनिधि के हटने की बात नहीं थी। विदेशी संविधान, विदेशी शासन प्रणाली, ये सब उनके दिमाग में नहीं था। केवल था कि तुम अकेले इतने बड़े भारत पर, इतने बड़े भारत के जनता पर शासन कैसे करोगे, हमको भी इसमें शरीक करो। ये लड़ाई मान सिंह की थी अकबर के साथ, हमें 7,000 बना के सेनापति बनाओ, हम भी तुम्हारे लिए पूरा भारत जीत के तुम्हारे पैर में डाल देंगे। यही लड़ाई जसवंत राठौर औरंगजेब से लड़ रहा था, हमको अपना सेनापति बनाओ, हम भारत जीत के तुम्हारे गोड़ में डाल देंगे। तो इसी तरह की गांधी जी की लड़ाई थी। वो गरीब को साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं खड़ा देखना चाहते थे। अंतर्विरोध यहाँ की जनता और साम्राज्यवाद के बीच था। तो इस लड़ाई का नेतृत्व तो गांधी जी नहीं करना चाहते थे। वो देशी और विदेशी पूंजी में एक समन्वय करना चाहते थे और सर्वोदय, दोनों का भलाई, बिल्ली की भलाई, चूहे की भलाई, बाघ की भलाई, हरिन की भलाई, दोनों की भलाई, रावण की भी भलाई, सीता की भी भलाई, कंस की भी भलाई, कृष्ण की भी भलाई, सबका उदय हो। तो यह स्थिति तो एक कविता की बात है, व्यवहार में तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसीलिए हमें औपनिवेशिक स्वराज मिला, अमेरिका के तरह पूर्ण स्वराज नहीं मिला, विदेशी प्रभुत्व बना रहा। यहाँ के जनता को संविधान भी बनाने नहीं दिया गया। उन्हीं के जो ब्रिटेन के जो लोग थे, राय बहादुर, नवाब, खान बहादुर, जमींदार और या जमींदार के वकील, वही लोग बैठ के संविधान बनाए। तो हम लोग तो इस सेंस में 15 अगस्त 47 हार गए आज़ादी की लड़ाई। कि अमेरिकन क्रांति बोलते हैं, फ्रांस की राज क्रांति बोलते हैं, रूस के फरवरी क्रांति पढ़ते हैं, रूस के अक्टूबर क्रांति पढ़ते हैं, चीन की क्रांति पढ़ते हैं, लेकिन कोई 15 अगस्त 47 को भारत के क्रांति नहीं पढ़ता है। भारतों में नहीं पढ़ता है, न विदेश में पढ़ाया जाता है। लेकिन चीन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पूरे दुनिया में पढ़ाई जाती है। क्योंकि वो लोग सरकार बदलने के लिए नहीं लड़े, वो लोग व्यवस्था बदलने के लिए लड़े। शासक वर्ग की व्यवस्था को बदल के और शासित वर्ग की व्यवस्था को खड़ा किया। अमेरिका में भी, फ्रांस में भी, चीन में भी, रूस में भी शासक वर्ग बदल गया। अपने यहाँ 15 अगस्त को भी सरकार बदला और हम लोग समझ गए कि यही साम्राज्यवाद से मुक्ति। लेकिन साम्राज्यवाद का डीकोलोनाइजेशन नहीं हुआ, रिकोलोनाइजेशन हुआ, पुनः उपनिवेशीकरण हुआ। उपनिवेश नौ उपनिवेश के रूप में आ गया, वित्तीय पूंजी के माध्यम से आ गया। तो 15 अगस्त 47 को जो हम पूर्ण अपनी आज़ादी समझने के भूल कर बैठे, आधी आज़ादी थी, थोड़ी मिली, थोड़ी स्वतंत्रता मिली, आंतरिक स्वतंत्रता मिली, स्वायत्तता मिली, लेकिन पूरा फैसला नहीं ले सकते हैं। रूस की सेना अफगानिस्तान में आ गई तो चरण सिंह को हिम्मत न हुआ कि कोई बयान दे दे। इमरे नागी के फांसी हुआ हंगरी में तो नेहरू जी को हिम्मत न हुआ कि कोई बयान दे दे। तो पूरा आज़ाद मुल्क तो किसी भी विषय पर खुल करके बोलेगा, लेकिन भारत के शासक वर्ग को यह अनुमति नहीं। लेकिन जो 15 अगस्त 47 में हम गलती कर बैठे कि हम बिल्कुल आज़ाद हो गए, उसी ढंग से आज भी यह गलती समझने में हम करते हैं कि सरकार बदलना ही यह क्रांति है। लेकिन सरकार तो कई बार बदली, देवगौड़ा की आई, गुजराल की आई, विश्वनाथ सिंह की आई, चंद्रशेखर की आई, मोरारजी की आई, व्यक्ति भी कई बार बदला, इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी मारे गए। तो व्यक्ति बदलने, पार्टी बदलने, सरकार बदलने को अगर क्रांति कहते तो भारत में तो क्रांति संपन्न हो गया ऐसा मान लिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार बदलने से शासक वर्ग का कब्जा नहीं हटता है। एक शासक वर्ग की कई पार्टियां होती, जैसे रेस खिलाने वाले सेठ कई घोड़ा पर दाव लगवाते हैं, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, नीला घोड़ा, उजला घोड़ा, सब उन्हीं का होता है। और रेस खेलने वाले को पूरी स्वतंत्रता रहती है कि जिस घोड़े पर चाहे दाव लगा दे। तो रेस खिलाने वाला कभी नहीं हारता है, दाव लगाने वाला हारता है। तो एक ही शासक वर्ग की कई पार्टियां होती हैं। तो अब कोई पार्टी के सरकार आए, शासक वर्ग तो नहीं बदल रहा है। बिरला का एक हिस्सा MP बिरला भाजपा के सपोर्ट में था, तो के बिरला कांग्रेस के सपोर्ट में था। आज बड़ा रिलायंस कांग्रेस के तरफ है, प्रणब मुखर्जी के तरफ है, और पहले चंद्रशेखर के तरफ था, तो छोटा रिलायंस आज मुलायम के तरफ है। तो ऐसा नहीं है
सिंघानिया जयपुरिया भाजपा को साथ दे रहे हैं, किर्लोस्कर कभी मोरारजी को साथ देते थे, जयंत मल्होत्रा मायावती को साथ देते हैं, शर्मा ब्रदर्स रामविलास पासवान के साथ हैं। हर एक पार्टियों के पीछे कोई न कोई सेठ है, मालदार है, पूंजीपति है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसे पूंजीपति नहीं चला रहे। तो शासक वर्ग तो वही रहता है, चाहे हम मायावती को लाएं, चाहे मुलायम को लाएं, चाहे कांग्रेस को लाएं, चाहे भाजपा को लाएं, या क्षेत्रीय दल पटनायक को लाएं, या जिनको भी लाएं, जयललिता हो या करुणानिधि हो। तो शासक वर्ग नहीं बदलता है सरकार बदलने से। तो सरकार बदलना क्रांति नहीं है जब तक शासक वर्ग न बदल दिया जाए। भारत में प्रधान अंतर्विरोध साम्राज्यवाद है। इस प्रधान अंतर्विरोध के सहायक दलाल पूंजीवाद है, गुंडा वाहिनी है, भ्रष्ट नौकरशाही है। तो भ्रष्ट नौकरशाही का प्रभु तो नहीं डोल रहा है, गुंडा वाहिनी नहीं बदल रहा है। एक गुंडा मारा जाता है, दूसरा गुंडा खड़ा हो जाता है। एक पार्टी का गुंडा का पराभव हो जाता है तो दूसरे पार्टी की सरकार आती है तो उनका गुंडा ऊपर हो जाता है। जब राजनाथ सिंह की सरकार होगी तो उत्तर प्रदेश में ब्रजेश सिंह का राज होगा। जब मुलायम की सरकार होगी तो राजा भैया का राज होगा। जब मायावती की सरकार होगी मुख्तार अंसारी का राज होगा। शरद पवार प्राइम मिनिस्टर होंगे तो दाऊद इब्राहिम की चलती होगी। तो गुंडा वर्ग के रूप में नहीं बदल रहा है, व्यक्ति के रूप में बदल रहा है। सेठ वर्ग के रूप में नहीं बदल रहा है, व्यक्ति के रूप में हट रहा है। एक सेठ हट गया, इंदिरा गांधी रामनाथ गोयनका से नाराज रहती थी तो बिरला के चंगुल में थी, टाटा के चंगुल में थी। तो बात नहीं बदलता है। तो जब तक शासक वर्ग न बदल जाए, सरकार बदलने को क्रांति नहीं कहते। तो जब शासक वर्ग बदलेगा, नया शासक वर्ग आएगा तो अपने अनुसार संविधान, शासन व्यवस्था, कानून, वो सारी चीज बदल जाएगी। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं। अंग्रेजी का शब्द दिया हुआ कानून, संविधान हमेशा चलता है। इसलिए इन बातों से ऊपर जहाँ पर चेंज होता है, अंतर वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सब्सटेंस में परिवर्तन नहीं होता है, बाहरी स्वरूप में परिवर्तन केवल होता है। आदिम साम्यवादी समाज में जब मनुष्य कबायली युग में था तो जंगल के जानवरों का अध्ययन करता था। उसमें तो खेती बाड़ी थी नहीं, मांस खाना था या फल खाना था। फल हमेशा न मिलते थे तो मांस पर भी निर्भर करना पड़ता था। तो वो लोग का एक तरीका था कि जो जानवर ज़्यादा ताकतवर थे, हाथी, बाघ, तो उनको खूब वो अध्ययन करते थे। अध्ययन करके गुफा में रहते थे, चित्र बनाते थे। और जब चित्र सही सही मेल खा जाता था उस जानवर से तो वो समझते थे कि अब वो जानवर मरा जाएगा। तो चित्र से वो कोई अंधविश्वास नहीं था, उस रास्ते वो जानवर नहीं मराता था। लेकिन चित्र बनाते बनाते उसके सब हाव भाव, तरीका, उसके ढंग, उसके ताकत, उसके उछलने का, कूदने का, दूरी, सबका अंदाजा उनको लग जाता था। और जब अंदाजा लग जाता था तो उसके अनुसार वो तैयारी करते थे, अपना हथियार औजार रखते थे, कितने आदमी की ज़रूरत होगी, कैसे घेरा होगा, कहाँ उसको ट्रैप में डालेंगे जानवर को, किस तरह से बस में करेंगे, सब योजना बनाते थे। तो योजना वो सफल हो जाते थे। उसी ढंग से जब जनता जब ये समझती है कि हमारा कौन मुख्य दुश्मन है और उसके सहायक कौन है और मेरे दोस्त कौन है, स्पष्ट चित्र जब उसके सामने होगा तो फतह पाती है, विजय पाती है। और जब इसका ज्ञान उसको नहीं रहता है कि मुख्य शत्रु कौन है और उसके सहायक कौन हैं और हमारे कौन कौन सहायक हो सकते हैं, जब ये वर्ग चेतना नहीं उनमें रहेगा और लड़ने चल जाएंगे तो कोई चित्र बना ले और हाथी कूद जाए ज़मीन पर खरी से तो कहे कि हाथी कूद गए, तो उसी ढंग से साम्राज्यवाद इतना कमज़ोर चीज़ न है कि कोई उस पर विजय पा ले। तो चूँकि यह अध्ययन के आधार पर कोई आंदोलन न 67 में हुए, न 77 में हुए और न 89 में हुए, तो जनता बार बार गफलत खाती रही। सरकार बदलने ही में अपना गुस्सा निकाल करके संतुष्ट हो गई। मैंने लालू को धूल चटा दिया, मैंने इंदिरा गांधी ऐसे पराक्रमी को धूल चटा दिया, मैंने अटल बिहारी के इंडिया साइनिंग को फीका कर दिया। तो ये सब कर दिए, अपने ताकत का एहसास करा दिए, लेकिन इनको कुछ मिला नहीं। आप चाहे मछली घी में भुंजाए, चाहे तेल में भुंजाए, मछली तो भुंजा गई। तो सारे पार्टियां जब सेठों की है तो जो भी आएगा सेठे, मालदारे, बाबुए वर्ग आएगा। तो इनको तो काला नाग काटे, कोबरा काटे या करेता काटे,
सांप तो काटवे किया। तो ये उस तरह से धोखा खाते रहे। तो जब तक ये उस तरह से तैयारी नहीं करेंगे कि साम्राज्यवाद जो मुख्य शत्रु है, जो इनको टिकाए हुए है, और उनके सहायक जो यहाँ दलाल पूंजीवाद हैं, भ्रष्ट नौकरशाही है, गुंडा बाहिनी है, तो इनको जब तक वो अपना प्रहार का लक्ष्य न बनाएंगे, जैसे उनका संयुक्त मोर्चा है उसी ढंग से किसान का, मजदूर का, छोटे पूंजी के मालिक, टुटपुंजिया लोगों का, ईमानदार बुद्धिजीवी का जब तक मोर्चा न बनाएंगे तो लड़ाई में फतह न पा सकते हैं। तो सरकार बदल करके भी बार बार हार जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर वर्ग चेतना नहीं है। दूसरा, इनका दुश्मन जितना चालाक है, एनजीओ के जाल फैला करके इनके अंदर जात के, धर्म के सवाल उठा के, क्षेत्र का, भाषा का सवाल उठा के इनको जैसे विभक्त कर दिया है, उस ढंग से ये पूंजीपति वर्ग को नहीं बांट पा रहे। राम के सफलता का राज था कि रावण को बांट दिए, विभीषण को तोड़ लिए। कृष्ण के सफलता का राज था कि कंस के मंत्री सेनापति अक्रूर को तोड़ लिए। शिवाजी के सफलता का राज था कि बीजापुर गोलकुंडा को औरंगजेब के खिलाफ भिड़ा दिए। तो जब तक उस तरह से दुश्मन वर्ग के भी अंतर विरोध का लाभ लेना ही न जानेंगे, अपना में संगठन बनाना न जानेंगे, तो अपना में बल नहीं होगा, दुश्मन को भय नहीं होगा। दुश्मन तो मुस्कुरा रहा है, इत्मीनान से है। तो यहाँ की जनता सरकार बदलने को ही लक्ष्य समझ लेती है, इसी से अपनी लड़ाई हार जाती है। मुख्य सवाल सरकार बदलना न है, मुख्य सवाल सरकार के पीछे जो सामाजिक ताकतें हैं, सरकार के पीछे जो सामाजिक आधार है, पूंजीपति वर्ग है, बाबू वर्ग है, गुंडा बाहिनी है, भ्रष्ट नौकरशाही है और विदेशी पूंजीपति हैं। इस मकड़ जाल को जब तक तोड़ने के लिए आगे न बढ़ते हैं तो तोड़ेंगे कैसे? तो तोड़ने के लिए नीचे से इनको चलना होगा। उसके जब नीचे जो एजेंट हैं, जब वो उनकी सत्ता जब ये कबाड़ देंगे, गांव में सारी सत्ता जनता के हाथ में दो, तो भ्रष्ट नौकरशाही अपने कमजोर हो जाएगी। जब ये सूत्र निकालेंगे अन्याय के खिलाफ एक व्यापक मोर्चा बनाओ, तो अमीर की भी बेटी चोरी हो गया तो इनके साथ हो जाएगा। शिल्पा जो अभी, या जो लड़की जो अभी दिल्ली में, या शिल्पा जैन पटना में कभी मारी गई थी, तो बड़े घर की लड़कियां थी, खाते पीते डॉक्टर थी, तो अब बड़े लोग ही इसमें शरीक थे। बस का मालिक और सब लोग तो गरीब लोग नहीं थे, दारू पी के शिकारे खेलने निकले थे, और यहाँ तो जहर पिला के मार दिए पटना में, बड़े लोग सब थे। तो ये जब तक जनता उनको ठीक ठीक न समझेगी और उनके अंदर भी भेद न करेगी कि उनके अंदर जो ईमानदार लोग हैं, सताए लोग हैं, उनको अपने साथ ले लें या उनके पक्ष में खड़े हो जाए, और जो दौलत पैदा कर रहे हैं उनको बढ़ावा दें, जो दौलत पे के हेरा फेरी में है उनको हतोत्साहित करें। जैसे लड़की कॉल कर लेते हैं, बुरी बात है, लेकिन लड़की अगर नर्स या मास्टरनी है तो इससे अच्छा चीज़ का होगा, दौलत पैदा होगा। इसी ढंग से कोई सेठ उद्योग लगाता है तो रोजी रोटी देगा, उससे हम क्यों टकराएंगे? गांव में ईंटा भट्ठा है तो रोजी मिल रहा है, गांव में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा, फूड प्रिजर्वेशन लगाएगा, कोल्ड स्टोरेज लगाएगा, तो कृषि क्षेत्र में पूंजी का प्रवेश होगा, तो उसका हम विरोध क्यों करेंगे? तो दौलत पैदा करने में सहायक है। लेकिन जो दौलत के हेरा फेरी में है, विदेश के एजेंसी लिए हुए है, ठेकेदारी में है, स्मगलिंग कर रहा है विदेश से, तो वो तो समाज का दुश्मन है। तो इस तरह से पूंजीपति वर्ग को भी दो भाग में बांटना होगा। जो दौलत के पैदा करने वाले हैं उनको साथ लेना होगा, क्लास 1 अफसर में भी जो ईमानदार हैं उनको साथ लेना होगा, और तब गरीब जनता उनसे एकजुट हो जाए। जैसे 1860 के नील आंदोलन में गरीब आदिवासी, गरीब किसान और शहर के रमेश चंद्र दत्ता ऐसा बुद्धिजीवी सब यूनाइट हो गए तो वो सफल हो गया। तो उसी ढंग से एक ब्रॉडर अलायंस जब तक नहीं बनाएंगे, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 1860 का नील आंदोलन गांधी जी वाला नहीं, ये तो नौटंकी था, तो सफल हो गए। कांग्रेस के स्थापना के पीछे भी वही भय था, शहर के अगर ईमानदार बुद्धिजीवी गांव के किसान विद्रोह से जुड़ जाएंगे तो नया 1857 हमको झेलना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना किया कि शहरी बुद्धिजीवी को हम काट लें। तो उसके चाल को जब तक ये न समझेंगे और नया सूत्रीकरण न करेंगे नए सिरे से, तो फिर इनका भविष्य जीत की कोई आशा नहीं है।
तो जैसा अभी आपने बताया कि सरकारें बदल रही हैं पर व्यवस्था नहीं बदल रही है, और स्थिति देश में ये है कि 70% आबादी, अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है, 20 रुपये से प्रतिदिन से कम में गुजारा कर रहे हैं। और एक अभी और अध्ययन आया जो कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद जो है इस साल लगभग 100 लाख करोड़ का अनुमानित है, तो उसका 70% इस देश के 8,200 परिवारों में सिमट गया है। तो भारत के संविधान में तो समाजवाद लिखा है कि हम एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना रहे हैं, और समाजवाद का अर्थ यह है कि उत्पादन के साधनों पे समाज का नियंत्रण और सब में बराबरी का बंटवारा। पर व्यवस्था उसके खिलाफ चल रही है, और बहुमत जो है मजदूर किसान जो 70-80% है उसका अहित हो रहा है, उसकी दुर्दशा हो रही है, उसकी हालत नहीं सुधर रही है, पर सरकारें तो बदलती जा रही है। तो इसके संबंध में आप क्या अब इसमें यह देखें कि जो 8,000 लोगों के पास जीडीपी का 70% है या 80% जो है, तो वह क्यों है? वह इसीलिए है कि व्यवस्था जो है दौलत उत्पादन करने वालों के पक्ष में नहीं है, व्यवस्था दौलत के हेरा फेरी करने वालों के पक्ष में। तो हेरा फेरी की जब नीति है तो उसमें तो स्वाभाविक है कि जो अमीर है अमीर होगा, गरीब है गरीब होगा, तो वह उस नीति का परिणाम है। तो जब तक उस नीति को नहीं बदलेंगे, और नीति बदलने के लिए उस जो वर्ग है, जो पैरासाइट है, दूसरा का खून पी के जी रहा है, खुद दौलत नहीं पैदा करता है, दौलत के हेरा फेरी से कमा रहा है, उस वर्ग को जब तक हम ना हटाएंगे तो बराबर का वितरण कभी नहीं हो सकता है। समाजवाद लिख देने से तो समाजवाद ना होगा। वेदांत में था कि हम में तुम में खड़ग खम में, गणिका गीत हजामिल तर गए सदन कसाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि के होई। लेकिन व्यवहार में तो जात पात था, तो शंकराचार्यों के प्रवचन से तो हटने वाला नहीं था। प्रवचन वो देते थे लेकिन व्यवहार अलग था, सिद्धांत अलग था, दोनों में गैप था। प्रवचन के अनुसार हिंदू धर्म का ढांचा नहीं था, तो कोई ब्राह्मण था, कोई चमार था। उसी ढंग से समाजवाद लिख देंगे तो वेदांत के तरह प्रवचन की चीज होगी। लेकिन जब व्यवहार में गुरु गोविंद सिंह या विवेकानंद या स्वामी सहजानंद या समर्थ गुरुदास उसी वेदांत को लाए तो चीज़ें बदल गई। शिवाजी पैदा लिए, विवेकानंद से सुभाष चंद्र बोस पैदा लिए, दयानंद सरस्वती से भी भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी पैदा लिए, तो चीज़ें बदल गई। तो उसी ढंग से प्रवचन तक के लिए समाजवाद संविधान में लिख देना एक अलग बात थी, और व्यवहार में लाने के लिए तो वो तो दूर की बात है कि मजदूर और किसान का सत्ता पर कब्जा हो। कम से कम इतना भी करते कि जो दौलत के हेरा फेरी में लगे लोग हैं, शुद्ध पूंजीवाद आता, विकृत पूंजीवाद नहीं आता, तो यह भी नहीं किए। अमेरिका में तो अमीरों पर भारी टैक्स है और यह उनकी आमदनी का जरिया है, और वहाँ का गरीब टैक्स से परेशान नहीं है। वहाँ तो शरीर से काम करने वाला कोई मिलता नहीं है, और शरीर से जो काम करते हैं उनकी आमदनी भी वही है जो हाईटेक इंजीनियर की आमदनी, दोनों 4 लाख महीना कमाते हैं। तो वहाँ का पूंजीवाद के भी अच्छाइयों का नकल यहाँ नहीं करते हैं। वहाँ तो कलेक्टर सिस्टम नहीं है, वहाँ तो कोई जानने नहीं करता है प्रशासन करने है। प्रोफेसर महत्वपूर्ण है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलाकार हैं, ऐसे लोगों को वहाँ कदर है। तो जिनका ये नकल करने का दावा करते हैं उनके अच्छाइयों को तो ये सीखते नहीं, अच्छाइयों से इनको मतलब नहीं है। तो यहाँ तो पूंजीवाद भी जो है सो हेरा फेरी वाला पूंजीवाद है, औद्योगिक पूंजीवाद तो है नहीं। बिरला के जो गाड़ी है कंटेंसा, वो अमेरिका की जनरल मोटर है। टाटा के गाड़ी जो है टाटा, वो मर्सिडीज है जर्मनी का। तो विदेश के मैनेजर हैं, एजेंट हैं, ये तो यहाँ रोजी रोटी नहीं दे रहे हैं, विदेश में अपना कारोबार कर रहे हैं। 35 देश में टाटा का कारोबार है। तो यहाँ पर शुद्ध पूंजीवाद तो है ही नहीं। तो जब यहाँ के अमीरों पर हम टैक्स लगाएंगे, इनकम टैक्स सही से वसूल करें, और जो ब्लैक मनी है इंडिया में आए उसमें सही स्लैब लगाएं, तो सरकार को तो 5 लाख करोड़ उससे मिल जाएगा। तो गरीब में वो वितरण के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अभी गरीबे को परेशान कर रहे हैं गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा के, तो डीजल बढ़ा करके, और उसको छूना नहीं चाहते हैं।
तो दिक्कत ये है कि हेरा फेरी करने वाले सुविधा के हाथ परवरिश वाले सुख में है और परिश्रम करने वाले कष्ट में है। तो इस व्यवस्था को हमको बदलना होगा और यह बदलेगा संयुक्त मोर्चा द्वारा। इसको पुराने ढंग के रशियन क्रांति के तर्ज पर नहीं किया जा सकता है। भारत के परिस्थिति में एक बड़ी आबादी को साथ लेके यह करना होगा और इसमें इंदुलाल जागीर, सेनापति बापट और सुभाष चंद्र बोस, स्वामी सहजानंद, नरेंद्र देव, ये सब के विचारों को ध्यान में रखना होगा जो इस तरह की बातें उस समय करते थे।